हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाइव। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये वाली जो आपकी क्लास करवा रहे हैं, ये आपकी फिजिक्स के भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें किसी भी एग्जाम की, जहाँ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 3 स्टेप याद रखनी है, 3 बातें याद रखनी है, तो आप उस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने की इच्छा जाहिर करो, आप जो एग्जाम हो, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, आप सबसे पहले उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखिए। क्या देखेंगे आप? एग्जाम पैटर्न। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्जाम की सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देखें। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम कितना आपको मिल रहा है, एटसेट्रा। ये सब एग्जाम पैटर्न में आपको मिल जाता है। सेकंड, अगर पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड जो आपके लिए स्टेप होता है वो होता है सिलेबस। यानी हर एक सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कौन सा कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर पे गाइस जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, और जितना भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की गारंटी लेते हैं, आपके यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम पॉइंट लिखवाते हैं उन पॉइंट को नोट कर लिया करो, वही आपके काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार लेवल का गिवन है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट हैपेंस ड्यू टू। आपसे ये पूछा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओशियन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओशियन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कम होती जा रही है। और आपको पता है कि अगर पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की कम होती है तो इसका मतलब वो एसिडिक हो जाएगा, यानी उसमें एसिड की जो कंटेंट है, एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर ओशियन की पीएच वैल्यू कम हो रही है तो वो किस रीजन से कम हो रही है? ओशियन वाटर CO2 को ज्यादा अपटेक कर ले रहा है, या ओशियन वाटर CO2 को कम अपटेक कर रहा है, या फिर जो ओशियन वाटर है वो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ज्यादा क्वांटिटी में अपटेक कर रहा है, मतलब ले रहा है, या फिर जो ओशियन वाटर है वो कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन को अपटेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन गिवन है, आपको आंसर करना है। क्या आंसर आएगा बताइए? तो एक बार जल्दी से ट्राई करिए, फिर हम आपको इसको प्रॉपर समझाते हैं। ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट। और इस चीज को हम ओशियन एसिडिफिकेशन कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इस चीज को कहा जाता है ओशियन एसिडिफिकेशन। मतलब हो क्या रहा है कि ओशियन में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो इसको कहा जाता है ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, ओशियन एसिडिफिकेशन कहा जाता है। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में ओशियन वाटर इनटेक कर रहा है, ओशियन वाटर अपटेक कर रहा है। ठीक है, तो ओशियन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ज्यादा मात्रा में अपटेक कर रहा है। इसीलिए जो ओशियन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कम होती जा रही है। पीएच वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब जो एसिड की कंसंट्रेशन है, एसिड की जो मात्रा है वो इंक्रीज होगी, और इसी को कहा जाता है ओशियन एसिडिफिकेशन। ऐसा ओशियन एसिडिफिकेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ओशियन वाटर है वो अपटेक कर रहा है ज्यादा मात्रा में अपटेक करने की वजह से पीएच वैल्यू ओशियन की कम हो रही है। और पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है कि उस ओशियन में एसिड की जो कंटेंट है, एसिड की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो रही है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, तो यहां पर हिंदी में भी आप देख लें, हिंदी वाले अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिखाई पड़ेगा, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। क्लियर है ना? जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे गिवन है, ऐसा रिपोर्ट में किया गया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। समुद्री जल है उसके पीएच मान में लगातार कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि समुद्री जल क्या कर रहा है,
जो वातावरण है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है, अधिक से अधिक मात्रा में ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी पीएच वैल्यू कम हो रही है और एसिडिक की मात्रा, जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ रही है, और इसी को कहा जा रहा है क्या, एसिडिफिकेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम CO6, आपको CO6 में आपसे पूछा गया है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी क्रोमियम की। तो क्रोमियम की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर पूछिए, ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की क्या होगी, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, 0 +2 -2 या +6 क्या होगी। -2 इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया आपने, इतनी फास्ट कैलकुलेशन। तो यहां पर आपको क्रोमियम की हमें निकालनी है। यहां पे याद रखना जो कार्बन, ये जो आपका कार्बन CO है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। CO को क्या कहा जाता है, CO को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, और ये एज ए न्यूट्रल है। ये क्या है गाइस, न्यूट्रल है, जरा ध्यान दीजिए। ये CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है ना। और न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं है ना, इसीलिए न्यूट्रल है। तो हम इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट की 0 है। तो अगर हम यहाँ पर क्रोमियम की निकालना चाहें तो क्रोमियम की हम X मान लें, और प्लस का CO कितने हैं, कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं, 6 हैं, तो 6 × 0 कर देंगे इक्वल टू 0, यानी जो X की जो ऑक्सीडेशन नंबर है गाइस वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ आ गया, मतलब क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आएगी। क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे 0 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छे लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल आर, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिड होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। यानी आपसे एसिटिलीन के बारे में पूछा है। एसिटिलीन में H2 की हाइड्रोजन की एक संख्या होती है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एसिटिलीन में। तो एसिटिलीन में अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से क्या, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, बोथ एसिडिक बेसिक, या फिर न्यूट्रल। क्या आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल अनुराग, पूछिए क्या डाउट है, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल प्रेम से पूछिए, ठीक है। एसिटिलीन के बहुत सारे काम है, और ये एसिटिलीन जो गैस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, और इसको हम एसिटिलीन के अलावा इथाइन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इथाइन कहा जाता है गाइस, इथाइन, ठीक है। इथाइन की अगर हम बात करें तो ये किसका मेंबर है, ये इथाइन एल्काइन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। एल्काइन ग्रुप का मेंबर है, जिसके अंदर जो कार्बन की संख्या होती है उसका डबल और -2 कर दो, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये है एसिटिलीन गैस। अब ये क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड ये कलरलेस गैस होती है। कैसी होती है, कभी कभी व्हाइट या कलरलेस, इसको हम बोल देंगे कि ये कलरलेस गैस है। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब ये जो एसिटिलीन गैस है इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये कच्चे फलों को पका देती है, मतलब राइपनिंग में काम आती है ना। तो जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट उनको राइप करने में काम आती है, फ्रूट राइपनिंग में काम आती है, कच्चे फलों को पकाने में काम आती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जो C2H2 है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ आप जलाते हो, अगर एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन के मिक्सचर के साथ जलाते हो, मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर अगर जलाते हो, तो कम से कम 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या, 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये गैस वेल्डिंग में काम आती है। क्या, गैस वेल्डिंग में काम आती है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। और यहाँ पे क्योंकि H+ आयन है तो यहाँ पे मतलब H हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो आप याद कर लो कि एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। यू कैन गो फॉर लेंस इन आइज, क्या हो गया, अच्छा कुछ पूछ रहे हो, आपके कमेंट को मैं देख लूंगा अभी, है ना सर। लाइक मेरी आई 1 नंबर की हो क्या, मैं अच्छा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अलग से, आप हमें कमेंट करना, ठीक है। मैं इसको अलग से बता दूंगा, पूरा अच्छे से आपको बता दूंगा, तो समझ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। एसिटिलीन के बारे में आपको कुछ पॉइंट हमने जो बताया उनको नोट कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एसिडिक, दैट इज ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर,
ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है तो ये क्वेश्चंस जितने भी हम करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसीडर्ड एन एसिड। इन चार कंपाउंड में से कौन सा वो कंपाउंड है जिसको हम एसिड कंसीडर नहीं करेंगे, बताइए। इन चार में से कौन सा वो कंपाउंड है जिसको हम एसिड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं पे कमेंट कर देना क्लास के बाद में, क्लास के बाद में अनुराग कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसीडर्ड एन एसिड। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गिवन है, इसको हम बोलते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो ये एसिडिक होता है भैया, ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो ये जो सेकेंड ऑप्शन में है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये भी एसिडिक होता है, ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो C6H5OH है, ये भी आपका क्या है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। C6H5OH को हम क्या कहते हैं, C6H5OH को हम फिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनॉल। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है, ये माइल्ड एसिड होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि माइल्ड एसिड है। अब बच गया कौन, अमोनिया। अमोनिया की बात करें तो भैया ये बेसिक नेचर का, ये कैसा बेसिक होता है, हल्का। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। ओके ओके, तो आप सभी कुछ क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, अमोनिया क्या आ जाएगा, राइट आंसर। और अमोनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर पूछी जाए तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है अमोनिया के अंदर, कोई बता सकता है, एक बार ट्राई करिए। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है। और ये जो आपकी 9 बजे वाली क्लास है, कल से सुबह 10 बजे होगी डेली। ठीक है, कल से सुबह 10 बजे होगी डेली, तो याद रखना। और एक दो सेट और करवा दें, करीब 25 सेट करवाएंगे केमिस्ट्री के, उसके बाद हम आपको फिजिक्स के सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 20th सेट है, 20th सेट है, 20 नंबर का सेट है, 5 सेट और हम कंप्लीट करेंगे। 25 सेट करने के बाद फिर हम फिजिक्स के सेट स्टार्ट करेंगे, कम से कम 20 सेट फिजिक्स करवाएंगे। ठीक है, और आपके एनडीए और सीडीएस की अगर हम बात करें, इन सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है इसमें, 83% होती है, 83% नाइट्रोजन की परसेंटेज। याद रखना, इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम से कम 83% होती है। और अगर यूरिया में पूछी जाए, यूरिया में अगर गाइस पूछी जाए, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज करीब 46% होती है, या 46 से 47% होती है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लीजिए, आपको पीछे दिख नहीं रहा होगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक अम्ल नहीं माना जाता है। तो किसको अम्ल नहीं माना जाता है, बताइए, किसको अम्ल नहीं माना जाता है। ठीक है, किसको अम्ल नहीं माना जाता है, नोट कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका अमोनिया हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट ऑफ एन एटम प्रोड्यूस। किसी परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉनों का आंतरिक कक्षाओं में संचलन होने से क्या उत्पन्न होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे या एक्स रे। भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट, जो अंदर वाले ऑर्बिट होते हैं उनमें उनके आउटर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक्सरे बनती है। क्या बनती है मेरे भाई, एक्सरे निकलती है, याद रखना। और एक्सरे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये होती हैं ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। एक्सरे क्या होती है गाइस, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जैसा कि हमने आपको ईएम वेव का स्पेक्ट्रम बताया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में एक्सरे आते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी जो वेव लेंथ है वो कम होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है एक्सरे की। और आपने देखा होगा जो एक्सरे हैं वो हमारे मास को, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में जो मास है उसको पार कर जाती है, उसको भेद जाती है, उसको पेनिट्रेट कर देती है। लेकिन हमारे अंदर जो हड्डियां हैं, हड्डियों को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हमारे शरीर का जो ढांचा है हड्डियों का, उसकी इमेज बना के दे देती है एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उसकी इमेज बना देना, तो हड्डियों में जो क्रैक है या फिर कोई भी डिफॉल्ट है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सरे। एक्सरे के बारे में याद रखना, ईएम वेव्स होती हैं ये,
और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया। चलो और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा रे कंसिस्ट ऑफ। जो गामा रे होती है वो क्या कंसिस्ट करती हैं, उनमें क्या होता है, मेजॉन पार्टिकल, न्यूट्रिनो पार्टिकल, हिग्स बोसन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बताइए। गामा पार्टिकल की यहाँ पे बात, गामा रेज की बात हो रही है। आपकी अल्फा रेज होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज होती है। अल्फा बीटा गामा से दो पॉइंट याद रखना कि जो अल्फा रेज होती है गाइज, अगर हम इसके पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, एक होती है बीटा रेज, एक होती है अल्फा रेज, एक होती है बीटा रेज, इनको पार्टिकल भी बोल सकते हैं, और एक होती है गामा रेज। तो इनमें आप अगर गामा रेज की बात करो, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेज की, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा रेज की। तो ये पॉइंट को आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जो गामा रेज होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जो गामा रेज हैं, जो गामा पार्टिकल है या फिर जो गामा रेज हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। गामा रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम अगर रिप्लाई करें तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, द हैवीएस्ट एलिमेंट नोन अप टिल जनवरी 2015 हैज द एटॉमिक नंबर। देखो 2015 से पहले तक हैवीएस्ट जो एलिमेंट था, टोटल हमारे अभी हमारे टोटल एलिमेंट कितने हम मान के चलते हैं, कितने डिस्कवर हो चुके हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हम अभी भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं, 118 नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 118 जो एलिमेंट है, इनसे मिलकर हमारी पूरी दुनिया की हर मटेरियल, हर चीज बनी हुई है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि और एलिमेंट ना हो, इसके आने वाले और भी एलिमेंट की डिस्कवरी होती रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक 2015 से पहले की बात करें, तो 2015 से पहले वो कौन सा एलिमेंट था जो सबसे हैवीएस्ट था, फिर 2015 के बाद दूसरे एलिमेंट ने उसकी जगह ले ली, बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। रमन ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब इसको पता है, हम पीरियोडिक टेबल में इसका जो टेम्परेरी नेम है, टेम्परेरी नेम क्या रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, वन को हम पीरियोडिक टेबल में जब हम नेम रखते हैं टेम्परेरी नेम, तो वन को हम अन लिखते हैं, अन लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 2 बार अन है, फिर से हमने अन लिख दिया, अन अन। फिर 7 को हम क्या लिखते हैं, सेप्ट लिखते हैं, 7 को सेप्ट लिखते हैं। तो ये क्या बन गया, अन अन सेप्ट, और लास्ट में हम ईएम लगा देते हैं, ईएम। तो ये बन गया अन अनसेप्टियम। क्या बन गया, अन अनसेप्टियम बन गया। और ये होता है 117, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 117। 2015 से पहले अन अनसेप्टियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, हैवीएस्ट एलिमेंट माना जाता था, सबसे भारी एलिमेंट माना जाता था। ठीक है, इतना पहले नोट करो, फिर हम आपको समझाते हैं। इतना जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ रही होंगी आप सभी को। अब इसका जो अब इसका जो फॉर्मूला, अब इसका जो नाम है वो है टेन साइन। क्या है, टेन साइन। तो ये आप नोट कर लेंगे, टेन साइन, टेन साइन। ठीक है, टेन साइन। आईयूपीएसी ने इनका नाम क्या रख दिया, आईयूपीएसी ने इसका नाम रख दिया टेन साइन, और इसका सिंबल है टीएस। इसका सिंबल क्या है, टीएस। और 2015 के बाद 118 वाला जो एलिमेंट है, 118 वाला जो एलिमेंट है, जिसको ऑगेंसन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑगेंसन, ऑगेंसन। ठीक है, ऑगेंसन की अगर हम बात करें तो इसको माना जाता है सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट, जिसका सिंबल है ओजी। इतना जल्दी से नोट करें, सभी को आई होप समझ आ गया होगा। आईयूपीएसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म ऑलरेडी आपको पता होगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इसको जो अनसेप्टियम है, ये अनसेप्टियम का को हम टेम्परेरी नेम बोलते हैं, टेम्परेरी नेम। फिर इसी को आईयूपीएसी ने किस नेम से बना दिया, टेन साइन, और इसका सिंबल होता है टीएस। तो ये जो टीएस है 2015 से पहले हैवीएस्ट एलिमेंट हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद 118 वाला जो एलिमेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑगेंसन, ओसी, ये आपका सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 117। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 117, 2015 से पहले। उसके बाद अगर पूछा जाए तो आप ऑगेंसन आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट में है हैवी वाटर ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर इज।
किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या है? हैवी वाटर। हैवी वाटर यानी भारी जल, बताइए। डी आयोनाइज्ड वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर को हम बोलते हैं हैवी वाटर। एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो हैवी वाला आइसोटोप है उसका ऑक्साइड को हम बोलते हैं भारी जल या हैवी वाटर। ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर के मिक्सचर को हम क्या हैवी वाटर बोलते हैं। या फिर डी ऑप्शन में गिवन है एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो हैवियर आइसोटोप है उसके ऑक्साइड को हम हैवी वाटर बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। बताइए भाई क्या आंसर आएगा? पढ़ाई कर लो यार, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रमन, आपका आंसर एकदम करेक्ट जा रहे हैं। तो यहां पर होता क्या है, आइसोटोप होते हैं 3 हाइड्रोजन के। आपको पता है कि 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, एक होता है 1H1 और एक होता है 1H2 और एक क्या होता है 1H3। तो जो 1H2 है इसी को हम भारी, इसी को हम क्या बोलेंगे कि हैवी आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ये हैवी आइसोटोप है और इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है D2O, ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है D2O, इसी को हैवी वाटर कहा जाता है। यही है गाइस हैवी वाटर, इसी को हम भारी जल कहते हैं, इसी को हम हैवी वाटर कहते हैं। तो हैवी वाटर और हार्ड वाटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हैवी वाटर और हार्ड वाटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हैवी वाटर और हार्ड वाटर दोनों एक चीज है। नहीं, हैवी वाटर इज डिफरेंट थिंग, हैवी वाटर इज डिफरेंट थिंग एंड हार्ड वाटर इज डिफरेंट थिंग। तो हमने क्या बताया कि हैवी वाटर क्या होता है, ये ऑक्साइड होता है आइसोटोप का। किसके आइसोटोप का? हाइड्रोजन के आइसोटोप का। तो हाइड्रोजन का जो सेकेंड आइसोटोप है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, उसका जो ऑक्साइड है उसी को हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल कहते हैं, जिसको हम मंदक के रूप में यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, मंद कर देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर कर देंगे आप डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। और हमारे पीछे ये पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को हम आपको 10 मिनट में याद करवाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी हम आपको पीरियोडिक टेबल कराएंगे 10 मिनट में याद कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमें छिपना पड़ेगा तभी आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप पढ़ लीजिए, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। यहाँ पर आपको कोड गिवन है, एक तरफ तो आपको लिस्ट में कंपाउंड गिवन है और दूसरी तरफ आपको लिस्ट में नेचर गिवन है उनका, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, जब आप ए ऑप्शन को गाइस देखेंगे, जब आप ए ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसे हम एल्कली कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं गाइस? एल्कली। ऐसा एल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा बेस है, ये ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। पानी में क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है, इसीलिए इस बेस को हम एल्कली कह देते हैं। तो जो बेस पानी में घुल जाए ना उसे हम एल्कली कह देते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्कली है। तो इसका मतलब हम ए को मैच कर देंगे किससे? ए को मैच कर देंगे 2 से। ए को हमने 2 से मैच कर दिया। उसके बाद में जो कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करो तो ये आपका एक तरीके से, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, चलो सी को पहले देख लेते हैं। सी की अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड को हम वीक एसिड बोल सकते हैं? यानी सी को हम क्या 3 से मैच कर सकते हैं। और डी की अगर हम बात करें, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी डी को हम 1 से मैच कर देंगे। तो बचा कौन? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बी को हम 3 से मैच करेंगे क्योंकि ये वीक एसिड होता है। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। पढ़ लिया आपने सभी ने? एक बार फिर से देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये आपका एल्कली होगा, यानी कि बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए को 2 से मैच करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका, ये कैल्शियम ऑक्साइड वीक एसिड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना है ना, चूने को हम बोलते हैं, तो वीक एसिड है, इसको हम 4 से मैच कर देंगे। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? बेस होगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड बेस होगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे हम क्या लिखेंगे? एल्कली, क्योंकि ये एल्कली है गाइस, एल्कली है।
और इसके अलावा हम एसिटिक एसिड की बात करें जो CH3COOH होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड है और ये आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है मेरे भाई, ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, कमजोर अम्ल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको बड़ा ध्यान से आंसर करना, गलतियां हो जाती हैं इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब कौन सा बचा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम CaO कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बचा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हो ही गया है, एल्कली हो ही गया, बचा बेस, ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर हो गया, क्लियर, बहुत अच्छे। तो अब यहां पर चेक कर लो आंसर क्या आएगा। NaOH को हम मैच करवाएंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मैच करवा दिया 2 से, ठीक है। तो यहां पर A को हमने मैच करवा दिया 2 से। फिर यहां पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेस है, B को हम मैच कराएंगे 4 से, B को हम मैच कराएंगे 4 से। एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, C को हम 3 से मैच कराएंगे। और बचा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड D, इसको हम 1 से मैच कराएंगे। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, बी ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट, एक बार देख ले क्या आपको अच्छे से समझ आ गया। बी ऑप्शन, ए को हम 2 से मैच कराएंगे, बी को 4 से मैच कराएंगे, सी को 3 से मैच कराएंगे और डी को हम 1 से मैच कराएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली कहते हैं। और जो CH3COOH जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं या इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो इसको हम वीक एसिड बोलेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड से ही आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल देते हो, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल देते हो यानी पानी में फूलने के लिए डाल देते हो, तो जो बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, ओके अनुराग देख लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख ले। तो यहाँ पर आपकी सूची 1 गिवन है, सूची 2 गिवन है और आपसे पूछा है एक तरफ सूची 1 में यौगिक गिवन है, सूची 2 में उसकी प्रकृति गिवन है। तो हम यहाँ पे जब मैच करवाएंगे तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर। गन पाउडर को बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज करते हैं। गन पाउडर आप जानते हैं एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक पदार्थ है, पाउडर होता है, ये नाम से ही पता चल रहा गन पाउडर। तो इस गन पाउडर का हम यूज करते हैं, जो बुलेट्स होते हैं ना, बुलेट्स में यूज करते हैं। गन पाउडर का यूज करते हैं एक्सप्लोसिव बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ज्यादातर इसका बुलेट में यूज होता है, ठीक है। तो जो गन पाउडर है, इस गन पाउडर में एक तो होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं गाइस, सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं और इसे हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्ट पीटर के अलावा और इसका क्या नाम है, नाइटर, इसको हम एक नाम नाइटर से भी जानते हैं। यानी जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसको नाइटर भी बोलते हैं, इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। और इसमें आपका मिला होता है क्या, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कांच के कुछ चूड़ मिला होता है, ठीक है, चारकोल मिला होता है। तो इन सबके मिक्सचर से आपका क्या बनता है, गन पाउडर बनता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, इसे हम नाइटर के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को हम नाइटर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम सॉल्ट पीटर, केवल सॉल्ट मत बोलना, सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। सभी एक बार यार शेयर कर दो, लाइक कर देना सेशन को सभी जगह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब मेरे पीछे ये जो दिख रहा है ना, ये पाउडर को कूट के रखा हुआ है, देख लो एक बार, है ना। तो ये हमारे पीछे ये जो आपको पाउडर दिख रहा है ये है गन पाउडर। ये गन पाउडर को हमने इससे कूट के रख दिया है, ठीक है, ये है गन पाउडर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपने देखा होगा साबुन की बात करें, साबुन की, है ना, हम लोग साबुन को रगड़ते हैं, सॉफ्ट वाटर में रगड़ेंगे तो खूब झाग देगा, हार्ड वाटर में रगड़ेंगे तो झाग नहीं देगा, साबुन सारा खराब हो जाएगा, सारा घिस जाएगा। तो यहाँ पे साबुन के मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ये होता है C17H35COONA। अगर हम इस सोडियम वाले साबुन की बात करें, अगर हम यहाँ पे C17H35COOK की बात करें तो ये भी साबुन का मॉलिक्यूल है, एक इसमें सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं RCOONA
और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में RCOONA। अब इसको भी हम पता कैसे दिखाते हैं, साबुन के मॉलिक्यूल को हम ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस तरीके से हम ऐसे दिखाते हैं और एक तरफ हम ये बना देते हैं बबल। ये शो करता है आयनिक एंड, जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम। ये है साबुन का मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि मान लो ये डर्ट है, ये क्या है, हमारी जो डर्ट होती है ना, हमारे जितनी भी गंदगी होती है, डर्ट होती है जो कपड़ों में होती है, वो ऑयली नेचर की होती है। कैसी होती है, तेलीय प्रकृति की होती है, ऑयली नेचर की होती है। और हमें पता है ऑयल पानी में घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है, इसीलिए बिना साबुन के अगर आप गंदगी को साफ करोगे, बिना साबुन के आप कपड़ों को साफ करोगे तो उसकी जो गंदगी है, डर्ट है, वो साफ नहीं होती है, क्योंकि वो ऑयली नेचर की है और पानी में घुलती नहीं है वो, तो फिर कैसे बाहर निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, साबुन का यूज करते हैं। अब साबुन का काम ये होता है कि साबुन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो इसको घेर लेते हैं। साबुन के गाइस जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो उसको ऐसे घेर लेते हैं भाई, चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर देते हैं। चारों तरफ से इसकी क्या कर देते हैं, घेराबंदी कर देते हैं। चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर देते हैं इस तरीके से, चारों तरफ से इसको घेर लिया जाता है इस तरीके से। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गाइस मॉलिक्यूल हैं, इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इधर वाला जो एंड है ये आयनिक एंड होता है, इधर वाला, ये वाला जो एंड है ये आयनिक एंड है इस तरीके से, ठीक है। जो आयनिक एंड है ये पानी हाइड्रोफिलिक होता है, पानी के साथ चिपक जाता है, और जो बाकी का दूसरा एंड है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पानी के से दूर भागता है, लेकिन ये डर्ट के साथ चिपक जाता है। तो ये डर्ट को, जितनी भी डर्ट थी ना, इसको इन्होंने, जो साबुन के मॉलिक्यूल है उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अब जब आप पानी डालोगे तो ये उसको खींच के ले जाएंगे। बात समझ आ गई। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी को मिसेल्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और जो मिसेल होता है ये लाइट को स्कैटर करता है। ये आपके एनडीए एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एनडीए एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना, ये जो मिसेल है ये क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, प्रकाश को स्कैटर कर देता है, ठीक है। लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप देख ले एक बार हिंदी में, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की प्रक्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है, मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर डेवलपर इन फोटोग्राफीज। फोटोग्राफी में हम कौन से मिक्सचर को यूज करते हैं, फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, यहाँ पर गिवन सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फाइड का, सोडियम थायोसल्फेट का, या सोडियम सल्फाइड का। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। एक बार आपको यहाँ पर पीछे दिख भी रहा होगा, एक बार जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका कहलाता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम बोलते हैं Na2S2O3। और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल भी आप जोड़ सकते हो। ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये व्हाइट कलर का या फिर कलरलेस, व्हाइट कलर का या कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का या कलरलेस होता है, पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। कैसा होता है ये, इनऑर्गेनिक। आप इसको लिख सकते हो, यह है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसको हम इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसको हम यूज करते हैं किसमें, फोटोग्राफी में। सोडियम थायोसल्फेट इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है भाई, नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। वापस आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, जो धावन सोडा है या वॉशिंग सोडा है, ये किसका कॉमन नेम है, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। धावन सोडा, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की गाइस अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल, 10 वाटर के मॉलिक्यूल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन के, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण का पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर सोडियम कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको कहा जाता है। फिलहाल आप आंसर कर देंगे सी ऑप्शन को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम क्लिक कर देते हैं।
नेक्स्ट में गिवन है विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द ग्लास वेसल इन विच इज केप्ट। यानी अगर आप कांच के बर्तन में किस चीज को रखने से कांच का बर्तन गीला नहीं होगा, बताइए। बढ़िया सा, ये वैसे फिजिक्स में भी आपका ये क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो और केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट से भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस टेंशन जो एंगल कांटेक्ट एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, उस कॉन्सेप्ट से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट की, तो उसका हम अभी तरीका बताएंगे। जैसे होता क्या है कि जो मरकरी होती है ना, मरकरी का घनत्व कितना होता है। अगर हम गाइस मरकरी की बात करें, पारा की बात करें, तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। इसका अगर हम डेंसिटी की बात करें, ये बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो मरकरी की बूंद है, मरकरी की बूंद, तो मरकरी के जो पार्टिकल होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। तो जो मरकरी टू मरकरी, मरकरी के ही मतलब खुद के आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम ससंजक बल बोल देंगे, कोहेसिव फोर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कोहेसिव फोर्स बोल देंगे, ससंजक बल। अब हम बात करें कांच की, तो ये मान लो कांच है, ये क्या है? कांच है। ये हमने ग्लास ले ली, कांच ले ली, ठीक है भाई। अब कांच की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा होगा वो तो अलग बात है। अब जैसे ही इसमें हमने ड्रॉप ऐसे डाली, इस पे हमने कांच के मॉलिक्यूल्स, कांच पर हमने ये ड्रॉप डाली मरकरी की, तो मरकरी का मॉलिक्यूल और कांच का जो मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हमने मान लिया फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल। तो होता क्या है कि जो मरकरी टू मरकरी, यानी कि जो आपस में जो फोर्स लगता है, यानी जिसे हम ससंजक बल बोलते हैं, यानी कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होता है। यानी कि मरकरी टू मरकरी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू मरकरी टू ग्लास। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो मरकरी की बूंद है वो आपस में सिकुड़ जाएगी, गोल गोल हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जो मरकरी है, पारा है, मरकरी के आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे तो वो कम से कम एरिया में आने की कोशिश करेगी, मरकरी की जो ड्रॉप है। और मरकरी की ड्रॉप और ग्लास यानी कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम है, तो इसका मतलब ये ड्रॉप बन जाती है। जब आप कांच के ऊपर जब आप मरकरी को डालोगे ना, तो वो गोल गोल शेप ले लेती है, ड्रॉप बन जाती है, उसको गीला नहीं कर पाती है। यही रीजन है, ठीक है। यानी कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल सही, रमन ने एकदम सही आंसर दिया है। द कोहेसिव फोर्स विद इन द ड्रॉप्स आर स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ड्रॉप एंड ग्लास। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने आंसर दिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर गाइस क्या आ जाएगा? मरकरी विल बी द राइट आंसर। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है और इसी को सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है? तो जिसमें आपका मरकरी आ जाती है। क्या आ जाती है गाइस? मरकरी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसको हमने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आगे मैंने परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पानी की परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं गाइस, कैल्शियम को जो सल्फेट होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के क्लोराइड, इनकी वजह से पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस में होती है, तो याद रखना किसकी वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? सल्फेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये तो कोई बात नहीं हुई, सोडियम पोटेशियम नहीं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया। कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन में गिवन है वाई कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम।
मैग्नीशियम के और कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनकी वजह से टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। क्या याद रखोगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक इक्वेशन गिवन है इन द रिएक्शन जिंक ऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन से। ये क्या कर दे रहा है? जिंक अलग हो जा रही है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे पूछा ये कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह, बेस की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? बताइए क्या आंसर आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से आपने करवा दी, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। कार्बन ने ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प की, तो जिंक अकेला बचा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो कार्बन है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करे ना, जो ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प करे, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है। और जो ऑक्सीजन गेन करता है, जो उसे बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लेकिन कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि वो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करेगा तभी तो ऐड करेगा। बात समझ आ रही है? और जो जिंक ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है गाइस? रिडक्शन की अगर बात आ जाए, अपचयन किसका हो रहा है? रिडक्शन या अपचयन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रही है। और कौन करवा रहा है? कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिंक यहाँ पर अकेला हो गया, ठीक है, तो ये रिड्यूस होके जिंक बन गया। अब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो जो कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के रिमूव होने से और एक्सेप्ट करने से पता चल जाएगा कि क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये है ना, रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी हम ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है व्हेन हीट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ। देखो हमारी अर्थ हमने बना दी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है? ये इस तरीके से चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो गई, एटसेट्रा, बहुत सारी, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस है। क्या बोलते हैं गाइस? ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें भरी हुई है, ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैसें करती क्या है? सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज से जो रेडिएशंस आते हैं, वो हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं। बहुत सारे रेडिएशन हमारी अर्थ तक पहुंचे। अब वो जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंचते हैं, उनमें से कुछ रेडिएशन बाहर चले जाते हैं, लौट के जाते हैं। लेकिन कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, ये जो गैसें हैं ना, ये ट्रैप कर लेती हैं। ये गैसें क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं, यानी ये स्केप नहीं होने देती हैं। मतलब सूरज से जो रेडिएशन आए वो अर्थ पर गिरे, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके इनको स्केप वापस नहीं जाने दिया। किसने? ग्रीन हाउस गैसेस ने। ग्रीन हाउस गैसें इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो पूरे माहौल को गर्म कर देती हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मतलब टेम्परेचर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये कहलाती हैं सबकी सब ग्रीन हाउस गैस है। ये एक चैम्बर की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती है? चैम्बर की तरह। तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लो। क्वेश्चन था व्हेन हीट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड do not allow them to escape back to the space causing our planet to heat up, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट गर्म हो रहा है। These gases are known as, इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लें। जब ऊष्मीय किरणें पृथ्वी से परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें उन्हें वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण ये हमारा जो ग्रह है उसको गर्म कर रही है। ये गैसें कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम एज सजेस्टेड बाय बोहर। भाई बोहर्स मॉडल यहाँ पे पूछा है, तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग आपका ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही
के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, और एन शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्या आंसर आ जाएगा, के 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन एल ऑर्बिट और 18 इलेक्ट्रॉन इन एम ऑर्बिट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 2n², इस पावर, इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है वो हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। के शेल के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे, है ना। एल शेल के लिए n की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। एम शेल के लिए n की वैल्यू 3 रख देंगे, और एन शेल के लिए हम n की वैल्यू 4 रख देंगे। तो इस तरीके से 2, 8, 18, 32 आ जाएगा। ठीक, सिंपल है ना, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे बात करते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कार्बन और ग्रेफाइट रॉड आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। हमें पता है कि कार्बन की रॉड और ग्रेफाइट की रॉड हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। कार्बन की रॉड होती है इस तरीके से, ठीक है, कार्बन की रॉड हो गई, या फिर हम बात करें ये कार्बन की रॉड हो गई, या फिर हम बात करें ये ग्रेफाइट की रॉड हो गई, कार्बन की रॉड या ग्रेफाइट की रॉड। ठीक है, इनको हम नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में यूज करते हैं। कहाँ पे, कंट्रोलर, न्यूक्लियर रिएक्टर में इन्हें बोलते हैं नियंत्रक छड़े, इनको कहा जाता है नियंत्रक छड़े। ठीक है भाई, इनको नियंत्रक छड़े कहा जाता है, कंट्रोलर रॉड कहा जाता है, कंट्रोलर रॉड कहा जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो, कार्बन और ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर एज मॉडरेटर फॉर सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन थ्रू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं, उनमें से कुछ न्यूट्रॉन को हम चाहते हैं कि ना आगे जाने दें, जिससे कि वो अदर यूरेनियम के एटम से रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बहुत सारी चीजें, मंदक यूज करते हैं, मॉडरेटर जिनको बोलते हैं, और ये आपकी जो कंट्रोलर रॉड्स होती हैं, छड़ें होती हैं, इनको यूज करते हैं। तो ये न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं। द न्यूट्रॉन आर मेड स्लो। न्यूट्रॉन वैसे तेज गति से अगर निकला, और तेज गति से न्यूट्रॉन निकल कर अगर टकराएगा किससे, न्यूक्लियर जो यूरेनियम का फ्यूल है, यूरेनियम का एटम है, तो वहां पे चेन रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। यानी मंद गति से न्यूट्रॉन आना चाहिए, मंद गति से न्यूट्रॉन आना चाहिए, तो ये मंद गति कर देता है, ये स्लो कर देता है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हो, जो ये छड़े हैं मंदक की तरह काम करती हैं, मॉडरेटर की तरह काम करती हैं, मंदक की तरह काम करती हैं। ठीक है भाई, सिंपल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला क्रिया के लिए विमंदकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। भाई देखो, लास्ट क्वेश्चन देख के मेरा दिल खुश हो गया। बताइए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। ठीक है, अनुराग आपका वो हम देख के बताएंगे ना आपको, जो भी आपकी, क्योंकि वो सब चीजें ना आप जब एनडीए में जाओगे, एनडीए का जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, एनडीए का जो पूरा नोटिफिकेशन है, उसमें हर डिटेल गिवन है, हर डिटेल गिवन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी आंख में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो आंख की प्रॉब्लम है, वो वहां से आपको देखना पड़ेगा, एक बार पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करना, वहां पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से बता दें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा। CH4 इसको बोलते हैं, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, और कल से आपको कितने बजे ये क्लास मिलने वाली है, 10 बजे सुबह। सुबह कर दी हमने, ठीक है, सुबह, रात को यार सोएंगे आराम से। ठीक है, चलो सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास होगी कल से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी क्या करेंगे, ये टाइम टेबल देख लें। ठीक है, टाइम टेबल आपको ये गिवन है, द हिंदू एडिटोरियल सुबह 7 बजे आपकी क्लास चलती है, फिर उसके बाद में 11 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है, और वोकैबुलरी की सुबह 8 बजे, 12 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, दोपहर में 1 बजे हम आपकी फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट आपको करवा रहे हैं, और ये जो 9 बजे वाली क्लास थी, इसी को हम सुबह 10 बजे करवाएंगे आपकी, मंडे टू फ्राइडे, और 3 बजे आपकी मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है भाई, आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपके
बेस्ट कंटेंट, चाहे आप थ्योरी का कंटेंट पढ़ रहे हो, मतलब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो 3D एनिमेशन के साथ, AI टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा mBiome एप्लीकेशन पर। और क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है हर तरीके से कैलकुलेट हो जाती है mBiome एप्लीकेशन पे, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। और आप सभी यार mBiome एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद mBiome अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं सभी क्लासेस की, यहाँ पे PDF आपकी शेयर कर दी जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और आप सभी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।